रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। और इसे लिखने वाली है डॉक्टर अमिता दुबे। और अमिता दुबे जी के बारे में मैं क्या बताऊं, जब एक और लिस्ट में निकाल रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि एक और लंबी लिस्ट मेरे पास है। ये फेहरिस्त इतनी लंबी है, तो सुनिएगा और दिल से इसे महसूस करिएगा। डॉक्टर अमिता दुबे के बारे में, ये हिंदी अर्थशास्त्र से एमए है और आप एलएलबी भी हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य में आक्रोश का स्वर, इस विषय पर आपने पीएचडी की उपाधि ली है। पुनर्वास, दीपक सा मन और सुखमणि, ऐसा मन कहता है, एकांतवासी शत्रुघ्न, ये आपकी पुरस्कृत कृतियां हैं। और भी प्रकाशित कृतियां जिनमें समालोचना है, छायावादी काव्य प्रतीक, महादेवी निराला, आक्रोश के कवि मुक्तिबोध, अनुभूति के विविध रंग, दीपक सा मन, कहानीकार मुक्तिबोध, अनूठे सर्जक मुक्तिबोध, अभिव्यक्ति के इंद्रधनुष, सृजन के सोपान डॉक्टर योगेश्वरी, संवेदनशील रचनाकार डॉक्टर शंभुनाथ, शब्द झरने लगे डॉक्टर सरोजिनी कुलश्रेष्ठ की सृजनात्मकता, शब्द शब्द संवेद निराला का निराला सृजन, अर्थ अर्थ संवेद व्यंजना सृजन। इनकी कहानी संग्रह है पाषाणी, नैनगीत, सिलवटे, पुनर्वास, सुखमणि, सीढ़ी, धनुक किरण, संभावना के चुम्बन। बाल साहित्य में भी इन्होंने खासा काम किया है। इसमें है समझौते की दुनिया, राह मिल गई कहानी संग्रह और कलम से क्रांति। इनके उपन्यास है उलझन, एकांतवासी शत्रुघ्न, अमृतायन। काव्य संग्रह है ये काश की है, ऐसा मन करता है, कुछ तो बचा है, माँ हो जाना, यादें पिता की। इनकी समीक्षा में अगर गिना जाए, कवि की आहटें, कविता की पदचार, कविता की अनगूंज, कविता की प्रतिध्वनि, कहानी की करवटें, नीरव दो, कलरव, मुस्कान। और इसके साथ कई सारी अनुवादित कृतियां भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो कहानी संग्रह सुखमणि है, इसका श्रीमती सुनीता पाटिल द्वारा मराठी में अनुवाद किया गया है। साथ ही माँ हो जाना, इस कविता संग्रह का भी श्री यशपाल निर्मल द्वारा डोगरी में अनुवाद किया गया है। एक और कविता संग्रह है यादें पिता की, इसको भी श्री यशपाल निर्मल ने डोगरी में अनुवाद किया है। और जो अनुवादित हिस्सा है उसका नाम है चेते पिताते, इसी शीर्षक। तो ये फेहरिस्त सुनकर आप समझ गए होंगे कुछ तो आने वाला है। अब होता क्या है कि हमारा मन जो है ना, हमारे मन का एक अड़ियल कोना होता है, और उस अड़ियल कोने में हम क्या करते हैं कि वहां जो है उस कोने को हम रिवायतों का रिसालदार बना देते हैं। मतलब रिवायतों को कस के पकड़ के रखते हैं, और कुछ समय बाद वो रिवायतें, वो परंपराएं, उनमें से खट्टी बात आने लगती है। तब वही हमारा मन उनको धकिया के बाहर निकाल देता है, और उस मन में फिर नई परंपराएं, नई रिवायतें आ जाती हैं, तो शायद हमें बहुत ज्यादा खुशी नहीं देती हैं। तो अच्छा तो यही हो ना कि जो परंपराएं हैं वो बनी रहे, और बनी रहने के लिए हम अपने आप को ढाल लें, तो उनमें से खट्टी बात भी नहीं आएगी और उनमें नयापन भी आ जाएगा। और यही ख्याल कहीं ना कहीं है इस कहानी में, जिसका नाम है पेइंग गेस्ट, वो पीजी एकोमोडेशन। अब क्या बताऊं कि हर चीज से मेरी जुड़ी कहानी निकल आती है। मैं 10 साल जिंदगी की मैं कहीं पर गुजार चुकी हूँ, कई कई जगहों में, और फिर लखनऊ वापस आई हूँ। तो पीजी एकोमोडेशन यानी पेइंग गेस्ट के मेरे जो एहसास हैं वो कुछ मीठे हैं, लेकिन खट्टे भी बहुत सारे हैं। लेकिन कड़वे हैं तो अभी रहने देते हैं। मैं क्या ही बताऊं, दावे के साथ यही कह सकती हूँ कि मैंने पेइंग गेस्ट को उस नजर से तो बिल्कुल नहीं देखा था जिस नजर से डॉक्टर अमिता दुबे जी देखी है। शायद इसलिए कहते हैं कि जहां न पहुंचे सरिता वहीं पहुंचे कविता। यही था क्या? मतलब सही
लेखिकाओं की बात है, मैंने बस इतना कह दिया कि जहां पहुंची सविता यानी सूरज, वहां पहुंची कविता। और कविता महज कृति नहीं है, कविता प्रतीक है उन लेखिकाओं का जो स्वयं मूल प्रकृति का स्वरूप है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पानिकर। आज की कहानी पेइंग गेस्ट, लेखिका डॉक्टर अमिता दुबे। श्रीमती साधना बत्रा आजकल बहुत परेशान है। उनके इस परेशानी का कारण है उनकी बेटी काजल। काजल 32 वर्ष की हो गई, प्रतिष्ठित बैंक में उच्च पद पर है। नौकरी करते हुए 5-6 वर्ष हो गए। अब शरीर के सारे गुण और दुर्गुण उसमें विद्यमान है। दूसरों के सामने तो बहुत शादी, लेकिन घर में आते ही बाप का पूरा। बात बात में पैर पटक कर अपने कमरे में चले जाना और कमरा बंद कर देना। अब क्या मजाल की कोई उसे बुला ले। अरे अपनी ही मर्जी से महारानी जी के पट खुलते हैं। इसी कारण श्रीमती बत्रा उसके इस रवैये से बहुत घबराती है। अखबार टीवी चैनलों की न्यूज उन्हें अलग कराती है। रोज ही खबर मिलती है अमुक लड़की ने बॉयफ्रेंड से अनबन के कारण आत्महत्या की। घर वाले सोचते ही रहे बेटी रोज की तरह कमरा बंद करके पढ़ रही है या सो रही है, और बेटी ने तो नींद की गोलियां खाई, फांसी पर लटक गई या अपनी नस ही काट दी। इन सब बातों को सोच सोच कर मिसेस बत्रा का ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता, और जब वो अपने पति से इस बारे में बात करती तो वो सलाह देती। भाई, खबरों से ज्यादा अच्छा है कि भक्ति में ध्यान लगाओ। कथा कहानी वाले चैनल देखो। ये अखबार वाले, टीवी वाले अपने को बेचने के लिए इस तरह की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों में सनसनी फैलाते हैं। घटना कुछ और होती है, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में खबर को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। अरे हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, हाँ थोड़ा नकड़ी जरूर है, भला वो ऐसा क्यों करेगी। तुम तो बिना मतलब अपना दिमाग खराब किया करती, और साथ में मेरा भी। अरे अब अपना मूड सही करो, हमारी लाडली आने वाली है। और सुनो, इस बारे में उससे कोई चर्चा मत करना। ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं, तुम्हारी तरह नहीं सोचते। हाँ, मैं चल रहा हूं। श्रीमती बत्रा सोचती, नई पीढ़ी क्या सोचती है। इनका सोचना दिखाई कहां पड़ता है। इनके पास सोचने के लिए है ही क्या। अरे इनकी दुनिया में हम कहां हैं, और ये स्वयं भी तो अपनी दुनिया में नहीं जीते, काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। लाइक और डिसलाइक, इसके बीच में इनका जीवन चलता है। अरे सोशल मीडिया पे फ्रेंड कर देने से रिश्ते तो जुड़ जाते हैं, लेकिन रिश्तों में आपसी प्रेम नहीं। ये मुआ मोबाइल हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को आपका फ्रेंड बना देगा, लेकिन पास पड़ोस में जो आपके दोस्त या सहेली रहते हैं ना, उनसे मिलने का अवसर ही नहीं देगा। अरे अब इन छोटे बच्चों को क्या कहें, हम बड़े भी तो इससे अछूते नहीं हैं। अकेले में बैठे बैठे मिसेस बत्रा यही सब सोचा करती। इकलौती संतान होने का फायदा उठा रही है हमारी बेटी। इस अक्टूबर पूरे 32 साल की हो जाएगी, पर अभी भी कुमारी बैठी। अरे मेरे इंटर करते करते मेरी दादी ने रट लगा दी थी कि पोती के हाथ जल्दी पीले करो। तो मेरी माँ की तो जिद पर अड़ गई कि पढ़ाई पूरी किए बिना मैं शादी नहीं होने दूंगी। सो मैं बीएड कर ली, और बीएड करते ही सुदेश मेरे जीवन में आ गए। फिर क्या था, चट मंगनी पट गया।
दादी तो खुश, आशीष देते नहीं थकती थी। सुदेश इन्हें बहुत पसंद आया। शादी के बाद पति के सहयोग से मिसेस बत्रा ने एमएड भी कर लिया और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। सभी के सहयोग से गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। हाँ, काजल जिद्दी जरूर थी, लेकिन बदतमीज नहीं। जिस भी काम को करने की ठान लेती ना, करके ही मानती। हाँ, कभी कभी समझाओ और मनोबल करो तो मान भी जाती थी। दादी बड़े लाड से कहती, अरे अपनी बड़ी बुआ पर गई है, पहला बच्चा ऐसा ही होता है, दूसरे के आने पर सब ठीक हो जाता है। अरे भाई, ठीक तो तब होता है ना जब दूसरा बच्चा आता। हमने तो दूसरे बच्चे के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। हमारा ख्याल था कि काजल अभी छोटी है, दूसरे बच्चे के आने से इसकी परवरिश अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। समय बीतता गया, काजल 10-11 बरस की हो गई। फिर हमने दूसरे बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, रिश्तेदार पड़ोसी जरूर पूछते, अरे भाई काजल का दूसरा भाई बहन कब ला रही हो? तो मैं हंस के कह देती, हमारे लिए हमारी काजल ही बहुत है। हमारी जिंदगी में हमारे आंगन का चांद, सूरज, रोशनी सब हमारी बेटी काजल ही है। मेधावी काजल दिन पर दिन उन्नति की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। खेलकूद, संगीत, पेंटिंग सब में आता। बत्ता तो इतनी अच्छी कि अपनी तर्कशीलता से सभी को लाजवाब करती थी। कॉलेज के कार्यक्रम में जब गाती तो सभी मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहते। खेल के मैदान में जब हॉकी लेकर उतरती तो सब कहते, देखना एक दिन देश का नाम रोशन करेगी काजल। उच्चारण तो इतना साफ कि उर्दू के कठिन से कठिन गज़लों को भी बड़ी ही आसानी से स्वर दे देती। अब रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो हमें उसको टोकने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आप ही बताइए, 90-95% नंबर लाने वाली बेटी से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, पिछले कई वर्षों में उसने बैंक की अधिकारी पद की कई परीक्षा उत्तीर्ण की और मनचाही नौकरी भी की। अरे पिछले 5 वर्षों में तो उसने काफी उन्नति की और खूब वाहवाही लूटी। पर विवाह की व्यावहारिकता में पीछे खिसकती चली गई। मनचाही नौकरी मिलते ही मैंने उससे कहा, शादी के बारे में सोच, जिसे उसने सिरे से नकार दिया। नहीं मम्मा, अभी इतनी जल्दी नहीं। अरे अभी अभी तो मैंने नौकरी की शुरुआत की है। अभी मुझे चैन से एंजॉय करने दो। देखो मम्मा, इतना परेशान मत किया करो। अभी मैं इस झमेले में नहीं फंसना चाहती हूँ ना कि अभी मेरे पति ने कुछ खाना नहीं खाया, मेरी नकचड़ी बेटी के नखरे उठाने हैं, सास की खांसी की दवा लानी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे खुली हवा में सांस तो लेने दो मेरी माँ। मुझे पता था कि तू यही कहेगी, पर तुझसे पूछना तो जरूरी था ना बेटा, नहीं तो कल को यह आरोप लगा देती कि आप तो हमारी शादी कराने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। देखो बेटा, शादी ब्याह का भी एक सही समय होता है, इसी में जीवन का आनंद है। हाँ मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही थी, आपकी सारी बातें सही, लेकिन परफेक्ट मैच भी तो मिलना चाहिए ना। अब देखो, तुम्हारी बेटी कोई ऐरी गैरी तो है नहीं कि किसी से भी ब्याह कर लेगी। देखो माँ, जब समय आएगा ना तो आएगा कोई पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी संयोगिता को ब्याहने के लिए, और फिर फुर्र से उड़ा ले जाएगा। तब तुम क्या करोगी बोलो? आ रहा है पृथ्वीराज संयोगिता को ब्याहने। अरे अपना मुंह धो के रखना। धीरे धीरे पूरे 1 वर्ष व्यतीत हो गए। मिसेस बत्रा ने न जाने कितने वैवाहिक विज्ञापन देखे, विज्ञापन प्रकाशित भी करा, कई सारे प्रस्ताव आए। ये देखो, ये बेटा कुछ फोटोज हैं, तो इन्हें देख और इसमें से जो भी तुझे पसंद हो हमें बता देना, हम बात कर लेंगे। अरे बहुत सारी देख चुकी हूँ माँ, पर कुछ समझ में भी तो आना चाहिए ना। अब देखो, मैं अच्छी खासी तनख्वाह पाती हूँ, मेरी अच्छी खासी नौकरी भी है। ये इन माशरे को ही देख लीजिए, मेरी तनख्वाह पर फिदा है, मुझ पर नहीं। देखो माँ, मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी जो मेरे और मेरे महत्व को समझे। तो तू किसी बिजनेसमैन से शादी कर ले, वो तो तेरा ख्याल रखेगा ना। हाँ हाँ, मैं तो कर लूंगी, पर क्या आप लोग के स्टैंडर्ड को मैच कर पाएगा वो?
अजीब है ये लड़की। अरे ना सीधी चलती है ना टेढ़ी चलती है, हर पल रास्ता बदलती रहती है। और इसके पापा से तो बात करनी बेकार है, क्योंकि वो तो हर बात में बेटी की ही तरफदारी करेंगे। न जाने कब शादी करेगी, कब घर गृहस्थी बसाएगी और कब बाल बच्चों के बारे में सोचेगी। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हूँ इसकी शादी को लेकर, क्योंकि इसके पापा को तो जरा भी फिक्र नहीं है। अरे पास पड़ोस वाले तो मुझसे पूछते हैं ना, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? इन्हें क्या पता स्त्री होने के नाते गृहस्थी के कितने पापड़ मुझे बेलने पड़ते हैं। यही उधेड़ बुन में सारा दिन निकल जाता है। एक दिन की बात है, ऐसे ही कुर्सी पे बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। मैंने सपना देखा। मैंने देखा मैं एक अदालत में खड़ी हूँ और जज साहब मुझसे पूछ रहे हैं, आपने अपनी बेटी के लिए कोई सीओ के वर नहीं ढूंढा? तभी एक लड़का वहां आता है और कहता है, ये रही आपकी बहू। सभी भौचक, क्योंकि वो लड़की होती है काजल। काश हमारी काजल भी कुछ ऐसे ही करे। अरे कौन है? आती हूं। अरे कौन? आंटी मैं प्रशांत, मुझे काजल की दोस्त आभा ने भेजा है। हाँ तो क्यों भेजा? अच्छा हमारे कॉलेज में एडमिशन के लिए भेजा होगा। तो हमारे कॉलेज में आसानी से एडमिशन नहीं होता भैया। आप कहीं भी सिफारिश लगा दो, मैं सिफारिश नहीं कर सकती, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। नहीं ऐसा। अरे क्या अंगद के पांव की तरह वहां खड़ी हो रास्ते में? हटो, बीच से हटो। अंदर बैठ के भी तो बात हो सकती है। आइए। अरे सॉरी। आओ बेटा। काजल का फोन आया, मैं जरा बात करके आती हूँ। हेलो, हाँ बोलो काजल। हेलो मामा, आभा का कॉल आया था, प्रशांत आया होगा घर पे। वो उसका दूर का भाई है, इनकम टैक्स विभाग में नौकरी करता है और रहने के लिए उसे घर चाहिए और घर का खाना खाने की आवश्यकता जरूर है। तो वो कुछ दिन तक ना हमारे घर पर हमारे साथ ही रहेगा। आप एक काम करो, उसे मेरा ऊपर वाला कमरा दे दो और सामान के साथ ही दे देना। ये क्या कह रही है? वो तो तेरा स्टडी रूम है, वो कहाँ रहेगा? ओहो मम्मी, क्या बात कर रही हो? वो कौन सा हमेशा के लिए बन जाएगा या फिर ताला लगा कर चला जाएगा? अरे जब मुझे जरूरत होगी तो मैं चली जाया करूंगी। आप भी ना, मैं फोन रख रही हूँ। अजीब लड़की है ये, जानना पहचान किसी को भी घर में रख दो। हे माता रानी, सब कुछ तुम पर छोड़ दिया है, तुम ही रक्षा करो। अरे भाई क्या हुआ, कहाँ खो गई? अच्छा सुनो, ये प्रशांत का भी खाना आज बनवा लेना तुम, ये हमारे मेहमान हैं आज। और काजल भी आने ही वाली है, अभी रास्ते में है और कल से ये यहीं रहेंगे। अरे कल से क्यों अंकल, मैं आज ही से यहीं रुक जाता हूँ। सामान वगैरह मैं कल ले आऊँगा। अंकल अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मतलब मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए, बहुत थक गया हूँ। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं बेटा, ये जीने से ऊपर चले जाओ, सामने वाला कमरा तुम्हारा ही है, प्लीज। थैंक यू। हाँ यस यस। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि मिसेस बत्रा बड़ा कंफ्यूज थी। और आग में घी डालने वाली बात तो उस समय हो गई जब काजल ऑफिस से आई और प्रशांत से मिलने सीधे ऊपर उसके कमरे में चली गई। अरे मैडम, तुम चिंता बहुत करती है। चिंता करने की तो तुम्हारी आदत सी हो गई। ये प्रशांत हमारा दामाद भी तो हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं? और आपको कैसे पता? मुझे, हाँ मुझे कैसे पता? मुझे मेरी बेटी ने बताया। कब बताया? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले? और आप मुझे अब बता रहे हैं? ये भगवान! ये साधना, तुम तो बस रो रो के बुरा हाल कर देती हो हर बात में। इधर आओ, मेरी बात सुनो। अरे आओ, बैठो, आराम से बैठो। ऐसा है, सुनो, हमारा जमाना कुछ और था और आज का जमाना कुछ और है। हमारे माँ बाप ने हमको इतनी छूट नहीं दे रखी थी कि हम कोई भी बात उनसे पूछने का साहस भी कर पाते, और अगर कुछ पूछते तो डर डर के पूछते और हमारी बात को सिरे से नकार दिया जाता, इसलिए हिम्मत ही नहीं होती थी।
हमने अपनी बच्ची को स्पेस दिया है, इसलिए वो हमें सरप्राइज कर रही है। पर अभी तो आप मुझे सरप्राइज कर रहे हैं। अरे भगवान, मैं सरप्राइज कर रहा हूँ लेकिन इसकी सूत्रधार तो मैं ही हूँ मम्मा। लो, मम्मा, ये प्रशांत है। हम लोग 4 साल पहले किसी प्रोग्राम में मिले थे और तभी से हम दोस्त बन गए। ये कुछ दिन देहरादून में रहा और हम लोग उस दौरान एक दूसरे से व्हाट्सएप, स्काइप और फेसबुक द्वारा जुड़े रहे। अभी ये विदेश से होकर आया है। 6 महीने तक वहीं रहा। कैलिफोर्निया जाने से पहले इसने मुझे प्रपोज किया था, तो मैंने कहा कि सोचकर बताती हूँ। फिर मैंने ये सारी बातें पापा को बताई और पापा ने कहा कि उसे वापस आने दो, तब बात करते हैं। और अब मैं वापस आ ही गया हूँ तो आप लोग पूरी तरीके से जांच परख सकते हैं। पर तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं खामखा दिन रात परेशान होती थी। अरे मम्मा, अगर मैं ये बात आपको पहले बता देती तो आप उसी दिन से मेरे पीछे पड़ जाती कि अभी शादी करो, अभी बात पक्की करो। वैसे एक बात बताऊँ माँ, जब आप मेरी शादी के लिए यूँ परेशान होती हो ना तो बड़ी प्यारी लगती हो। अच्छा ये बता, फिर ये पेइंग गेस्ट का क्या चक्कर है? माँ, मैं और प्रशांत एक दूसरे को जितना भी जानते हैं वो बहुत दूर से जानते हैं। एक दूसरे की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ अभी पूर्ण रूप से हमारे सामने नहीं आई। जीवन साथी के रूप में जो गुण मैं चाहती हूँ वो अधिकतर गुण प्रशांत के अंदर दिखते हैं, पर पूर्ण रूप से सच्चाई जानना तो जरूरी है और यही बात प्रशांत के साथ भी है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि प्रशांत कुछ दिन हमारे साथ एज अ पेइंग गेस्ट रहेंगे, फिर जब हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे तो हम शादी करेंगे। और अगर शादी करने से पहले दोनों के विचार नहीं मिले तो? फिर क्या, मिस्टर प्रशांत श्रीमती साधना और श्री सुधीर जी के घर में अपनी शादी होने तक पेइंग गेस्ट के रूप में रहते रहेंगे और कुमारी काजल अपने लिए नया लड़का तलाश करेंगी। क्यों? लेकिन ऐसा होगा ही क्यों? प्रशांत तो बड़ा सुलझा हुआ लड़का है। पर हमारी बेटी तो सुलझी हुई नहीं है ना। अरे मिसेस बत्रा, सुनिए ना, आजकल तेजी से चल रहे इस लिव इन रिलेशनशिप से ये पेइंग गेस्ट वाली बात ज्यादा अच्छी नहीं है। खाक अच्छी है। अरे अब मान भी जाओ, बच्चों की खुशी के लिए मानती क्यों नहीं? तो क्या तुम शादी से पहले यही रहते रहोगे? मैं अपने घर जाऊंगा, अपने मम्मी पापा से पूछूंगा, फिर शादी करूंगा। तब ठीक है, ये पेइंग गेस्ट वाली बात। तो ये है पेइंग गेस्ट हमारे अच्छे थे। आपको पसंद आए ना ये वाले पेइंग गेस्ट? तो मैं बता दूं कि सूत्रधार के रूप में यहाँ पर डॉक्टर मालविका त्रिवेदी जी, दत्ता जी, बड़े थे भानु प्रकाश पांडे जी, और हमारी हैरान परेशान बत्रा श्रीमती बत्रा जी, अर्चना शुक्ला जी, और प्यारी काजल, काव्या मिश्रा, और हमारे प्रशांत के गेस्ट शुभम कुमार दुबे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत ही खूबसूरत ये कहानी आपने इसका मंचन देखा, और इस कहानी के बाद जाहिर सी बात है एक और आपकी कहानी है।